हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो यह वीडियो है वह है बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिनका राजनीति विज्ञान विषय है और उनका जो पेपर कोड है वो पेपर कोड है 201। तो 201 कोड के जो बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका राजनीति विज्ञान है, आपको पता होगा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड पर दो कोड है, 201 और 202। पोल 201 और पोल 202, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि पोल 202 के आगे आप लोगों के कोई डेट नहीं दिया होगा। इसका मतलब कि ये प्रैक्टिकल है और 201 का आप लोग का परीक्षा देना है, जिसके 50 प्रश्न इस बार रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोग की परीक्षा में पूछने की संभावना है। और आप लोग जानते भी होंगे कि पहले के बताए हुए प्रश्न से प्रश्न पूछता है, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को एक बार बढ़िया से आप लोग देख लिया कीजिए और वीडियो को याद कर लीजिएगा जो परीक्षा में पूछेगा। तो बच्चों चलिए एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है कि भारत का संविधान कैसा है। यानी जो भारत का संविधान है, दुनिया में संविधान के बारे में बताए थे ना कि उनका स्वरूप एकात्मक, संघात्मक, लिखित, अलिखित, ये सब पढ़े थे ना। उसमें से एक लक्षण हम लोग को पूछने की संभावना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी ये। तो पूछ देगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्धसंघात्मक है, तो कैसा है। तो याद रखिएगा कि कोई नहीं, याद रखिएगा कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक कहा गया, क्योंकि न तो भारत का पूर्ण एकात्मक है न तो संघात्मक, जबकि दोनों का मिश्रण है। हम संविधान का लक्षण बताते समय बताए भी थे कि भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भारत का संविधान जो है क्या है, एकात्मक की ओर झुका हुआ है। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग कर दें, अर्धसंघात्मक, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा। अभी बताया है कि भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आप लोग को हम जब क्लास लिए थे ऑफलाइन तो उसमें बताए हैं कि अर्धसंघात्मक क्यों कहा गया है। कई बार उस पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रश्न सीधे पूछेगा कि भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक कहा किसने। ये जो है अर्धसंघात्मक कहा किसने, तो याद रखिएगा केसी वियर ने कहा था कि भारत का संविधान एक अर्धसंघात्मक है, क्योंकि न तो ये पूर्ण रूप से एकात्मक का रूप दिखाता है न ही संघात्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे। जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं आप लोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1885 में। ये भी प्रश्न पूछ देगा तो याद रखिएगा 1885 में हुई थी। और इसकी संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम थे जो इसकी मतलब जो संस्था मतलब जो थी राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना किया था, ठीक है। अगला है सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। देखिए कई बार पूछ देता है। अभी बताए हैं कि संविधान का लक्षण है एकात्मक, संघात्मक, लिखित, अलिखित। तो एक प्रश्न बार बार पूछ देता है कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान कहाँ का है। तो सबसे पुराना लिखित संविधान बच्चों, यहाँ पे पुराना शब्द है, याद रखिएगा, अमेरिका का। लेकिन इसी के जगह पर अगर पूछ देता पुराना के जगह पर बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तब हो जाता भारत, ठीक। तो भारत कब होगा, जब पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत होगा, लेकिन सबसे पुराना पूछ रहा है तो अमेरिका होगा, ठीक है बच्चों। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखो अभी पूछ भी दिया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक। अब पुराना कहेगा तो ये, और अलिखित ब्रिटेन। अगर पूछ दे कि अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी सिफारिश किया था। जो बलवंत राय मेहता समिति है, आप लोग को जिस दिन पंचायती राज बताए थे उसी पंचायती राज में बताए थे कि जो बलवंत राय मेहता समिति राव समिति है वो पंचायती राज के सुधार की बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर त्रिस्तरीय चुनाव है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, वो स्थानीय शासन को शक्तियों को बंटवारा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों याद रखिएगा जो बलवंत राय मेहता समिति आया था वो पंचायती राज में क्या किया था, उपरोक्त सभी। वो कहा था कि देखिए 3 स्तर के चुनाव बना दीजिए। जो स्थानीय स्वशासन है, ये स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारों की बात होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग पंचायती राज या ग्राम पंचायत बहुत लोग कहते हैं, नगर पंचायत, जो कुछ भी नाम से जानते हैं उसको।
शहर में होता है तो नगर पंचायत, गांव में होता है तो ग्राम पंचायत। इसका रूप क्या होगा? तो ये बताए थे कि त्रिस्तरीय, 3 स्तर के, जैसे जानते होंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, 3 होते हैं, वैसे ही होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका मतलब होता है कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको, सरकार का जो ढांचा है उसको क्या करिए, विकेंद्र, विकेंद्र मतलब तोड़ दीजिए कई जगह। वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्या सुनने के लिए एक सरकार बना दीजिए। और स्थानीय शासन शक्तियों का बंटवारा, मतलब जो शक्तियाँ हैं तो जानते ही हैं कि ग्राम को मतलब गाँव को 29 विषय और नगर को 18 विषय सौंपा गया है, शक्तियों को बांट दिया गया ताकि इन विषयों पर ये स्थानीय सरकारें कानून बनाएं। तो ये तीनों होगा, ठीक है, दोनों को सिफारिश किया था। फिर है कि दबाव समूह को और इस नाम से जाना जाता है, दबाव समूह को इस नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब कि ये जो दबाव समूह होते हैं इसको किस नाम से और भी जाना जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा, अज्ञात साम्राज्य। न तो संसद का तृतीय अंग होता है, न तो सरकार का तीसरा अंग होता है, बल्कि ये अज्ञात साम्राज्य होता है। और इसको किसने कहा था? तो जानते ही हैं कि अभी आगे हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है कि दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य कहा था, ठीक है, किसने अज्ञात साम्राज्य कहा था दबाव समूह को? तो याद रखिए बच्चों, एकदम इम्पोर्टेंस है ये दोनों प्रश्न। फाइनर, ठीक है, फाइनर ने कहा था कि ये एक प्रकार के जो दबाव समूह होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, यह एक प्रकार के अज्ञात साम्राज्य हैं, मतलब कि इनके बारे में कल्पना नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी होते हैं जो सरकार पर अपनी नीतियों को मनवाने के लिए तरह तरह के दबाव डालते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? जानते हैं ये राजनीतिक दल जो होते हैं वो हम जिस दिन पढ़ाए थे क्लास में उस दिन बताए थे कि दुनिया में 3 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। किसी देश में एक दल ही पाया जाता है जैसे चाइना, रूस। किसी दल में 2 दल पाया जाता है जैसे ब्रिटेन, अमेरिका में जानते होंगे, अमेरिका के में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का नाम सुनते होंगे। वैसे ही एक होता है बहुदलीय, यानी जो बहुदलीय है वो बहुत सारे राजनीतिक दल शामिल होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सत्ता में प्राप्त करते हैं। उच्च सत्ता को बहुत सारे दल मिलकर प्राप्त कर लेते हैं, उसको बहुदल कहते हैं। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में देखिए, जानते होंगे कि कुछ समय तक कांग्रेस का एक छत्र छाया था, उस समय तक कहा गया था एक दलीय, लेकिन वर्तमान में त्रिमोर्चे की कई बार सरकार बनी, इसीलिए भारत में अब बहुदलीय शासन प्रणाली है। यानी कई सारे दल भी सरकार में आ चुके हैं, अस्तित्व में आ चुके हैं। गठबंधन की सरकार आप लोग सुने होंगे 1977 में बनी थी, ठीक है, 89 में बनी थी। तो यही सब है, पूछ रहा है। फिर है कि भारत में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए बच्चों, 1959 में 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती के दिन पर 1959 में पंचायती राज पहली बार लागू हुआ था, और लागू हुआ था वो था राजस्थान, इसी के नागौर जिले में, नागौर जगह पर लागू हुआ था ये पहली बार, ठीक है। अगला है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ, जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, बताए थे ना, एक बार वीडियो भी बनाए थे, किसके पास है? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्र के पास है कि राज्य के पास है कि दोनों के पास है कि कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र सरकार के पास है। जानते ही हैं कि उस पर कानून संसद बनाती है, भारत की संसद बनाती है, इसीलिए कह दिया जाता है कि भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किसके पास है? तो केंद्र के पास है। तो बच्चों इतना वीडियो को तब तक 11 बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, 3rd सेमेस्टर वाले जो राजनीति के बच्चे हैं। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना दूंगा, और भी क्वेश्चन 2 दिन 3 दिन में बना दूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।